हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। और हर बार की तरह आज एक फिर हम नई चर्चा में बैठेंगे। आज मेरे साथ हैं तेजपाल सिंह धामा, जो बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं। भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और बहुत सारी किताबों में इनकी जो स्टोरी हैं उन पे फिल्म बनी है। सभी बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे और एक जो विशेष चर्चा रहेगी वो रहेगी, भाई साहब ने 5 अंक में रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है उसको 5 अंकों में लिखा है, 5 खंडों में लिखा है। यदि इन खंडों को मिला दे तो पूरी रामायण हो जाती है। तो वाल्मीकि रामायण को आपने आधार बनाया है और उस आधार में इन्होंने जो कोशिश की है ये की है कि जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस तरह से लंका में आग लगाई, कि वो सच में आग लगी थी या ना लगी थी, या शूर्पणखा की हम बात करें, शूर्पणखा की नाक काट दी थी लक्ष्मण जी ने, वो नाक काटी थी या उसके अपमान से नाक कटी हुई बताई गई थी। इस तरह की बहुत सारी बातों पर चर्चा होंगी। और मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ने एक किताब लिखी थी, अग्नि की लपटें, जिसके ऊपर बाद में रानी पद्मिनी की जो बहुत संजय बंसाली ने जो एक फिल्म बनाई है रानी पद्मिनी की, वो फिल्म भाई साहब की ही स्टोरी बनाई हुई है। आप देखोगे इनका नाम भी आता है उसमें शुरू में ही जब फिल्म शुरू होती है। और एक घर वापसी है, किताब है घर वापसी, तो मेरे साथ ही भी रखी हुई है इनकी किताब। घर वापसी किताब भी इन्होंने लिखी है जिसपे घर चलो ना पापा फिल्म बनी है। और बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनी हैं। और ये महापुरुषों का बचपन, इस तरह की बहुत सारी किताबें, जैसे विदेशी आक्रांताओं की लूटमार, ये भी आपकी है। और जो ये खुद को इन्हें बस पसंद है, हमारी विरासत, ये भी पुस्तक भाई साहब के द्वारा लिखी गई है। और 2012 में जो आपको गूगल पे भी अभी किताब अवेलेबल है, मिल जाएगी, नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक सफर, जिसका अपडेट 2019 में आया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं और इस बीच में और भी बातें बहुत सारी लेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी रामायण वाले जो अंक हैं आपके, इस पे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया राम की बहन थी शांता, 2 बहनें थी, 1 बहन थी इनकी। देखिए, श्री राम जी की 2 बहनें थी। बड़ी बहन शांता थी जी और दूसरी कुकबी थी। जी जी। तो मतलब आप किस तरह से आप इसको दर्शाना चाहते हैं रामायण को जो आपने लिखा है? मैं देख रहा हूँ इसमें धर्म की बलि वेदी पर, और शांता की आत्मकथा होगी, और शूर्पणखा की आत्मकथा है, श्रुतकीर्ति की आत्मकथा यानी कि शत्रुघ्न जी की पत्नी की आत्मकथा। देखिए, मैं स्पष्ट करता हूँ कि मूल रूप से जो राम कथा है, जी ये तो मेरी श्रीमती जी का सपना था और जी मूलतः उन्होंने ही लिखी है ये किताबें। मैंने इसमें अनुसंधान में इसमें उनकी मदद की है मूलतः, जी जी राम कथा में। जी तो उन्होंने एडिट मैंने किया, संपादन मेरा है या सहलेखन भी कह सकते हैं। तो जैसे पहला खंड है शांता का। तो शांता श्री राम जी की बहन थी और राम जी से बड़ी थी। जी जिनका विवाह श्रृंग ऋषि जी के साथ हुआ था और श्रृंग ऋषि जी ने ही पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके बाद श्री राम सहित उन चारों भाइयों का जन्म हुआ। जी तो लेकिन शांता जो थी वो एक साध्वी थी और वनों में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। एक ये भी कह सकते हैं कि भारत के ज्ञात इतिहास में सबसे प्राचीन अगर कोई साध्वी है तो वो शांता शांता है। जी। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो हमने अभी तक शांता जी का नाम कहीं सुना नहीं है। और जो रामायण हमने टीवी पे रामानंद सागर जी की देखी है, उसमें भी कहीं भी शांता का जिक्र आया नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन तुलसीदास जी के रामायण में या वाल्मीकि रामायण में शांता जी का जिक्र है, जी उल्लेख मिलता है। जी जी कुकबी जो एक दूसरी बहन थी जो केकई से जन्मी थी, कुकबी, उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत के या और भी दूसरी भाषाओं में कई रामायण हैं जिनमें कुकबी का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। जी जैसे इधर तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया जाता है।
लेकिन दक्षिण भारत में हनुमान जी की पत्नी के साथ उनकी मूर्ति और मंदिर भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये भी एक भ्रांति है कि उत्तर भारत में हमने भी जो पढ़ा है वो बाल ब्रह्मचारी बताए जाते हैं जी। हनुमान जी। लेकिन उत्तर भारत में हो सकता है कि उनकी और कुछ कहानी हो, क्योंकि रामायण को ज्यादातर दक्षिण भारत से भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए हम बोलते हैं हाँ, स्टोरी जो देखिए है उनकी। रामायण की कहानी 9 लाख और 46,000 साल पुरानी है, ऐसे ही कुछ, हाँ। मतलब 9 लाख साल पुरानी तो है। जी जी। अब अगर कोई कहे कि इस बात का क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि रामायण 9 लाख साल पहले हुई, हाँ। क्योंकि लेखक तो बोलते हैं कि 1,000 साल पहले या ईसा से 500 साल पहले ऐसा कुछ लिखते हैं। हाँ। तो इसके लिए मैं 2 घटनाएं बताता हूँ, ऐतिहासिक घटनाएं। जी जो वाल्मीकि जी थे उनको उस समय का सारा ज्ञान था। जी। उन्होंने 2 घटना लिखी। एक तो पंचवटी लिखी। पंचवटी में लिखा कि एक बार सुबह ही सुबह राम आए और हनुमान जी पहरे पे थे। हाँ। तो श्री राम जी ने कहा कि आज तो ठंड बहुत पड़ रही है। हाँ। तो हाँ, लक्ष्मण ने भी कहा कि हाँ भैया, रात भर बर्फबारी हुई है। हाँ। तो देखिए, जहाँ पंचवटी है वहाँ तो आजकल बर्फ नहीं पड़ता, बर्फबारी नहीं होती। यानी कि ये है कि राम के समय में, भगवान श्री राम के समय में भारत जो है ऐसा ही था जैसे आजकल इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पर बर्फ पड़ते थे, हाँ। बर्फबारी होती थी। और एक दूसरी घटना है कि जब हनुमान जी लंका में गए, सीता जी की खोज में गए, और जब लंका के मेन दरवाजे पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 4 दांत वाले हाथी, हाँ। जिनके ऊपर राक्षसी बैठी थी, वो मौजूद थे। हाँ। तो 4 दांत वाले हाथी, मैमथ वगैरह और भी कई नाम होते थे उनके। अगर हम भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आज से 9 लाख साल पहले, 8 लाख साल पहले कभी शीत युग आया था, और उस शीत युग में 4 दांत वाले हाथी जो है हमेशा के लिए खत्म हो गए धरती से। हाँ। तो जब भूगोल इस बात की गवाही देता है कि 9 लाख साल पहले 4 दांत वाले हाथी होते थे, शीत युग आया था, बर्फबारी हुई थी या होती थी, तो इसका मतलब है कि वाल्मीकि जी ने अपनी आंखों देखा, विवरण लिखा। विवरण है, तो हाँ। उस समय, यानी कि रामायण का जो काल है वो हाँ। करीब 9 लाख साल पुरानी रामायण राम कथा है। तो उस 9 लाख साल के अंतर पे जी। बहुत सारी तकनीकी आई, बहुत बार प्रलय आई होगी, बहुत बार सब कुछ खत्म हुआ, जैसे महाभारत में सब कुछ खत्म हुआ। तो ऐसे ही कुछ सुनी हुई बातें याद रह गई होंगी, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ दिया होगा, तो ये लेखन में परिवर्तन आ गया। जी। हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा गया, फिर उधर थोड़ा अलग, हाँ, यानी कि मतलब जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे हाँ, चीज़ें परिवर्तित होती वो चली गई। रीराइट होती चली गई, हाँ, पुनः हाँ। संपादन होता चला गया। लेकिन रीराइट और पुनः संपादन का मतलब ये नहीं है कि मूल कहानी बदल जाएगी, मूल कहानी तो वही रहती है। जी। अच्छा, आप जैसे इसमें आपने इनकी कहानी लिखी है, श्रुतकीर्ति की, शत्रुघ्न की पत्नी की, उसका क्या है उसमें? उसका क्या देखिए, आशय है? श्रुतकीर्ति जो थी वो महाराजा जनक के भाई की बेटी थी। और जो महाराजा जनक के भाई का जो विवाह हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। जी। तो इसमें पहले तो थोड़ा उड़ीसा के बारे में, उसके वंश परिवार के बारे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रामायण में मिलता है कि श्रुतकीर्ति बचपन में नल नील नाम के 2, मतलब मित्र भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, जी, चचेरे जी। भाई थे, वो पड़ोस में उनके साथ खेली, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई, इंजीनियर बताए जाते हैं उस समय पे। जहाँ जो इंजीनियर बताए जाते हैं। हाँ। तो जहाँ पे इनका महल था, जो राज्य था वो एक समुद्र के किनारे था उस समय। हाँ। और वहाँ पर सुनामी वगैरह आती थी, तो समुद्र की शिक्षा लेना, उससे बचाव करना, ये सब एक अनिवार्य अंग था। जी। अब लेकिन इसमें जो एक मेन मुद्दा है ये है कि देखिए, भगवान राम वनवास चले गए, जी। लक्ष्मण जी उनके साथ गए, और भरत जी जो है वो अ, खड़ाऊं लाके उन्होंने राज सिंहासन पे सुशोभित कर दी, और खुद सन्यासी की तरह नंदीग्राम में जाके सन्यासी बन गए। जी। अब ऐसे में अयोध्या जो है राजा विहीन हो गई। तो अयोध्या के राज पे शत्रु आक्रमण करने लगे। जो जी। शत्रुघ्न थे वो उन आक्रमणकारियों से निपटने के लिए हमेशा अयोध्या से बाहर ही रहते थे। तो ऐसे ही एक बार
सुमित्रा जी ने देखा कि छत पर कोई है, तो वो चली गई, तो वहां देखा कि श्रुत कीर्ति जी थी। उन्होंने पूछा कि आप इतनी रात को छत पर क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे 13 साल हो गए, 13 साल से राजकाज तो मैं ही संभाल रही हूँ, तो कोई न्याय के लिए घंटा ना बजा दे, तो वही देख रही हूँ कि कोई पीड़ित तो नहीं है। दिन में तो कोई ऐसा भी सज्जन आ सकता है कि दिन में ना आना चाहे, रात को चुपके से घंटी बजाते कि मुझे न्याय मिल जाए। तो हालांकि न्याय का शासन था, तो इसीलिए मैं, एक राजा को जो है वो 24 घंटे जागना चाहिए, उसकी आंखें खुली होनी चाहिए। तो मैं राज व्यवस्था से चिंतित उसका ही चिंतन करते हुए टहल रही हूँ। तो उन्होंने पूरे 14 साल, फिर वो 13 साल हो गए थे उस घटना को। तब जो है फिर शत्रुघ्न को बुलाया, और फिर शत्रुघ्न को कहा कि राजकाज तो जैसे भी चलता रहेगा, श्रुतकीर्ति को भी साथ रखिए। तो फिर 1 साल उन्होंने अयोध्या मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बिताया। तो उन्होंने शासन तो किया ना, इसीलिए तभी से कहावत चली कि छोटी बहू हमेशा राजरानी होती है। अच्छा, उन्होंने राज रानी का पार्ट निभाया था, तो सबसे राज राजरानी रानी है, का भाई को कहा है। तो उनकी कहानी है। ऐसे ही सुपनका की जो कहानी है, सुपनका की कहानी में रावण के वंश परिवार का, फिर पूरी युद्ध का, और उसके बाद सुपनका का क्या हुआ। शूर्पणखा की जो नाक काटने वाला जो आपने बताया मुझे, मतलब वो क्या नाक कटी थी वास्तव में, या ये एक केवल स्लोगन फिट हुआ है कि नाक काट दी उसकी? देखिए, सुपनका का मतलब ये होता है कि सुंदर नाक वाले, जी। लेकिन सुपनका का जो वास्तविक नाम था, जी। वो नाम था सोमतिथि। सुपन सोम का नाम नहीं था, अच्छा। सोमतिथि नाम था उनका, जो प्राचीन क्रम। सोमती। सोमतिथि, सोमतिथि। जो उनका वास्तविक नाम था वो सोमतिथि था, जी। नाम तो वो एक राजकुमारी थी, जी। और एक राजकुमारी वन में आई, उसने दो सुंदर वनवासियों को देखा। जी। पहले राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, हाँ। फिर लक्ष्मण के सामने रखा, उन्होंने मना कर दिया। हाँ। तो एक राजकुमारी थी, राजकुमारी में अहंकार भी होगा, बिल्कुल। तो कोई एक राजकुमारी का कहना मना कर दे, वो कहे किसी को कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आज के युग में अगर कोई राजकुमारी हो और वो किसी अपने राज्य के अंदर किसी वनवासी को कहे, तो क्या वो नहीं जाएगा, झट चला जाएगा। हाँ। मतलब ऐसी प्रवृत्ति है आजकल इंसान की। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सदाचारी थे हाँ। और संयमी थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसको लगा अपमान लगा उन्हें। कि दो वनवासियों ने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो वही बेइज्जती होना ही, अप्रतिष्ठा होना ही नाक कटने के बराबर है, यही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लंका में आग लगाने का जो विषय है, जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उनकी पूंछ में आग लगा दी, और पूंछ में आग लगाने के कारण उन्होंने लंका को ध्वस्त कर दिया, जला दिया। तो ये क्या विषय है आपने देखिए, जो सुनाया? वाल्मीकि रामायण में एक जगह है कि हनुमान जी ने हस्त के घर से बम उठाए और परस्त के घर पे फेंक दिए, यानी कि बम उठा के, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ उठा के उसने फेंके। हस्त के घर से परस्त के घर फेंक दी जी, मतलब? मतलब आग लगाई। एक जी। ये तो विवरण है। अच्छा। हस्त और परहस्त जो सेनापति थे रावण के, हाँ। उनके घर में आग लगाने का तो है, लेकिन पूंछ से आग लगाने का नहीं है, अच्छा। अच्छा। आग फेंकने का है। आग लगाने का विवरण है, पूंछ से आग लगाने का नहीं? आग फेंकने का विवरण है, लगाने का नहीं है। पूंछ से आग लगाने का नहीं, आग फेंकने का है। यानी कि और उन्हीं के बम उन्हीं के वहां यूज हाँ, कर तो दिए। फेंक ही जाएंगे। हाँ। एक तो ये है। एक दूसरा है कि हनुमान जी ने जो सबसे समझदारी का काम किया, उन्हें बुद्धिमान तो माना ही जाता। हाँ। उन्होंने पता लगाया कि लंका में ऐसा कौन है कि जो पूरा धर्मनिष्ठ भी और रावण के इस कृत्य को गलत मानता हो, कि पराई स्त्री का अपहरण करना। तो उन्हें लक्ष्मण, सॉरी, ये उनका जो छोटा भाई था विभीषण जी, हाँ। उनका पता चला। वो विभीषण जी से मिले, तो विभीषण के द्वारा उन्होंने रावण से भी कहलवाया कि उनको छोड़ दे सीता को, वो नहीं माना। हाँ। तो उन्होंने विभीषण को राम के पाले में कर लिया, हाँ। अपनी तरफ ले आए। तो एक इसी को जो है घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं, कि जी। जी। विभीषण ने आके फिर सारी जितनी भी कमियां कमजोरियां थी रावण के शासन की, वो सब श्री राम को बता दी। अच्छा, ये और एक भाई को तो भाई भाई में फूट डालना ही, आज भी बोलते हैं ना कि घर में आग लगा दी। अगर
अगर कोई किसी के भाई को कुछ कह दे, उल्टा सीधा कर दे और भाइयों में झगड़ा हो जाए, तो पड़ोसी भी क्या बोलता है? यही बोलता है कि उसने तो भाई के घर में आग लगा दी। घर के बारे में। हाँ। जबकि फूट डाली उसने, तो हम्म, फूट डालना ही आग लगाना है। अगर हनुमान जी ने सारी ही लंका जला दी होती तो फिर युद्ध कहाँ हुआ? हाँ सही वो बात। तो खत्म ही हो जाता ना सब कुछ। तो बिल्कुल। लंका, सारी लंका नहीं जलाना, उसके थोड़े अस्त्र शस्त्र नष्ट करना, उसी को। उसी को। और ये भी कि हनुमान जी एक राजदूत के तौर पे गए थे। जी। तो एक राजदूत का एक वस्त्र होता है जिसको लांगुल बोलते हैं। अच्छा। लांगुल का मतलब पूंछ भी होता है। तो एक लंबा कपड़ा था। तो आमतौर पे ये परंपरा थी कि जब भी कोई राजदूत कहीं जाता है तो उसका जो लांगुल होता है वो धरती पे अगर गिरसता है तो जिस राज्य में गया है उस राज्य के सेवक उसको ऊपर उठा लेते थे अच्छा। कि वो गंदा ना हो, या उसको एक सम्मान देते थे। वो सम्मान था। लेकिन हनुमान जी के साथ हनुमान जी को वो सम्मान नहीं दिया। हाँ। यानी कि उसकी लांगुल जो थी वो जमीन पे गिरफ्ती हुई चली, या जो वो भी जला कुछ है। दी या फाड़ दी, तो जो भी करना। ये भी हो सकता है कि उस लांगुल में आग लगाई हो, कि हाँ। क्योंकि वो ही लांगुल जो थी एक प्रतिष्ठा थी, उसको सम्मान नहीं दिया, हाँ। ऊपर नहीं उठाया। तो ऊपर से उस लांगुल का ही अपमान करना या उसी को आग लगाना, हाँ। तो ये भी हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लांगुल ही है, इसी तरह जो जी। शुद्ध संस्करण है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भाई साहब ने जो लिखा है, मतलब भाभी ने जो लिखा है और भाई साहब ने जो एडिट किया है, इस पे संजय मलिक जी फिल्म भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ कि इस पे देखिए। फिल्म हाँ, फिल्माने की, कि इस पे बने। हालांकि संजय लीला भंसाली ने जो फिल्म बनाई थी, जो भाई साहब की किताब है अग्नि की लपट, अग्नि उस की लपटें। अग्नि की लपटें उस पे बनाई थी रानी पद्मावत। लेकिन मतलब मुझे कहनी चाहिए ना कहनी चाहिए, उसमें केवल इनसे एक तरह से स्टोरी चुराई गई है। सारे राइट्स ले लिए, लेकिन बाद में क्या मिला, 25,000 रुपये का एक चेक मिला, जो भाई साहब ने आज तक लगाया भी नहीं है। वो रखे रखे हुए हैं आज भी अपने पास उसे। ये इसलिए रखे हुए हैं कि कभी मौका मिला तो बताएंगे कि भाई हम मुझे नहीं इतनी देखे। बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टोरी के लिए 25,000 का चेक दिया नहीं था। देखे। और हालांकि देखो भाई साहब, ऐसा होता है, मतलब बड़े बड़े राइटर से काम करा लिया जाता है जिनकी मुख्य भूमिका होती है। जो फिल्म या नाटक बनता है वो एक किसी एक जो उसकी स्क्रिप्ट को लिखता है उसकी मेहनत बहुत होती है, उसमें उसकी आत्मा लगी होती है। लेकिन ये भी है कि उसका आदमी का अपना जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। देखे, उन्होंने तो 25,000 का तो दिया। हम्म। उन्होंने धोखे से एग्रीमेंट करा। उन्होंने कहा कि हम एक नाटक खेलना चाहते हैं। तो अच्छा। मैंने सोचा कि थिएटर में खेलते होंगे, तो नाटक आजकल देखता ही कौन है। मैंने कहा ले लीजिए, अब खेल लीजिए। बोले कि नहीं, लिखित में राइट दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप राइट दे बताइए, दो। लिख के दे देता हूँ। बोले हाँ। नहीं, एग्रीमेंट हम बनाएंगे। तो जब एग्रीमेंट बनाया तो वो 84 पेज का एग्रीमेंट था। हम्म। बोले कि हर पेज पे साइन कर दो। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मैं जब साइन करने लगा तो मैंने बोला कि ये तो फिल्म के लिए है, हम्म। संजय लीला भंसाली के। तो बोले कि हाँ, फिल्म ही बना रहे हैं। तो फिर मैं ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे को कि ठीक है, ओके, मैं फटाफट साइन करके अपना बोले कि ठीक है, बना लीजिए। लेकिन बाद में उन्होंने क्रेडिट भी क्रेडिट दिया, फिल्म में नाम दिया, स्पेशल थैंक्स दिया। लेकिन वो फिल्म में दिखा दिया ना कि वो जायसी के काव्य संग्रह पे बनी है। लेकिन जायसी के काव्य संग्रह में तो एक हीरामन नाम का तोता होता है, तोता कहानी को सुनाता है। फिल्म में तो तोता कहीं है ही नहीं। फिल्म में तो उस किताब की कहानी नहीं है जिसकी कहानी के बाद उस पे जी जी जी, बताया। वही है ना, क्रेडिट चुराने की बात है इसमें। और एक 25,000 का चेक देना, ये तो मतलब कोई सम्मान थोड़ी है, ये तो बस चलो, वो उन्होंने ठीक दिया। है। हाँ। एक तो उससे भी बड़े और डायरेक्टर हाँ। आए थे, मुझसे मिले थे। जी। उन्होंने मुझे 1 लाख का चेक दिया। हाँ। तो मैंने बैंक में डाला। बैंक वालों ने मुझे 3 दिन बाद बुलाया कि आपका चेक बाउंस हो गया। बहुत फेमस डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता। लेकिन वो चेक तो मेरे और पैसे से खाते भी कटवा के चला गया बाउंस होने पे। मेरा भी थोड़ा नुकसान हुआ। तो मैं आज तक सोचता हूँ कि इतना बड़ा डायरेक्टर और उनका चेक कैसे बाउंस हो, जबकि चेक पे साइन भी उनके थे। वो चेक भी मैंने शीशे में जड़वा के घर पे रखा हुआ है। और ये भी लीला भंसाली का भी 25,000 हाँ, ये भी का। मैं रखा हुआ चेक के तो। बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, ये तो कम से कम अपने आपकी आत्मकथा में आएगा। आपकी मेहनत है, और आप, भगवान करे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, बहुत कुछ लिखें। नरेंद्र मोदी के लिए आपने जो है एक किताब लिखी थी, राजनीतिक सफर, जो बहुत फेमस हुई। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की किताब का नाम था
नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर। जी। ये 2012 में एक हिंदी अखबार में मैं एडिटर था, तो तब मैंने वो किताब लिखी 2012 में। उस समय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, मौत का सौदागर, ये वो। तो जैसे ही मेरी किताब लिखी गई तो मोदी जी ने मतलब आपको थैंक्स बोला, लेटर नहीं, दिया वो या एक ऐसे क्या? मतलब बीजेपी की पार्टी की तरफ से ही वो श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी थी, सुप्रीम कोर्ट की एक वकील थी, उन्होंने उस किताब का रिव्यू किया और उसमें से कुछ पोर्शन हटवाया। वो किताब हिंद पॉकेट बुक्स ने जो है प्रिंट की और छपी, अच्छी हिट रही। तो लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने, जो आज तक में थे उस समय इंडिया टुडे और तो उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी इंडिया टुडे में कि धामा जी ने अपने खून से और मतलब मक्खन लगा के। चमचागिरी टाइप एक शब्द लिख दिया। तो लेकिन उस किताब में एक वर्ड लिखा हुआ था, एक लाइन थी कि इन्होंने ये भी लिख दिया इस किताब में कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को भूल से भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो भाजपा को इतनी सीटें आएंगी कि भाजपा गिनती भूल जाएगी, इतिहास बन जाएगा। तो बोले कि ये एक लेखक ने कितनी बड़ी चमचागिरी करके लिख दी, उसको कौन प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 2 साल बाद ही श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर तो 2019 में भी बने। और 2019 में उसका अपडेट भी आया हाँ, किताब का। 2019 में मैंने एक किताब अपडेट की है और जो पीएम साहब के उस पे लेकिन मैं उनको पहुंचा एक लाइन में आपसे पूछना चाहता हूँ, कट टू कट। जी। जिस तरह से आपने 2012 में किताब लिखी, 19 में अपडेट किया, क्या आप पूरी तरह से उन बातों पर इत्तेफाक रखते हैं? नहीं देखिए, तब तो नरेंद्र मोदी जी का जो चरित्र आपने या जो उनका जीवन परिचय है उसमें पूरी तरह से लिखा, क्या आप उन्हें ऐसा ही देखना चाहते हैं या कुछ बदल गए हैं? नहीं देखिए, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे हैं। वेदों में प्रधानमंत्री के लिए अधिपति शब्द आया है, नहीं, राष्ट्रपति के लिए। मैं तो समझ रहा हूँ, हाँ, लेकिन मुझे बस ये बता हाँ दीजिए, आप लेकिन मतलब संतुष्ट हैं? लेकिन एक अधिपति जो है प्रजापालक होता है, लेकिन थोड़ा अभी जो है थोड़ा बहुत बदलाव आया, थोड़ा तुष्टीकरण की नीति पे चले, जो बहुत ही घातक भी हो सकती है तुष्टीकरण की नीति। मुस्लिम तुष्टीकरण पे चल रहे हैं मतलब? हाँ देखिए, मैं मतलब सभी जो भारत में पैदा हुआ भारत का ही नागरिक है हाँ। और रहना भी चाहिए, और उसे देश में रहने का हर किसी को अधिकार है, हमें भी है, उन्हें भी है, सभी को है। लेकिन सभी लोग अच्छी तरह से रहें। सभी लोग तो अच्छे नहीं होते, सभी समुदाय में अच्छे नहीं होते। हिंदुओं में भी बहुत सारे बुरे लोग हैं, मुसलमानों में भी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ विशेष वर्ग में कुछ कुछ ज़्यादा लगाव हो चुका है उनमें, लगाव है। तो हालांकि वो नहीं होना चाहिए उनको उनका फल भी नहीं मिलता। उनको कभी फल नहीं मिलेगा, वो देंगे ही नहीं फल कभी। मतलब उनके लिए वो एक ऐसा वर्ग है, उसके लिए कुछ भी कर लीजिए आप, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे किसी हाँ, से। आप फिर ये अनाज बांटते रहिए, वो हाँ फिर भी अल्लाह की देन बताएंगे। हाँ हाँ, वो किसी मोदी की या किसी योगी की या किसी की देन नहीं बताएंगे, उनके लिए अल्लाह की देन है। चलो खैर, सब बात होती रहेंगी। अब मैं भाई साहब के बारे में कुछ और बात बता देता हूँ। अभी इन्होंने एक किताब लिखी है घर वापसी, जो वो भी खैर भाभी जी ने ही लिखी है, इन्होंने उस पर हेल्प की है घर वापसी में। और घर वापसी में मैं एक सब ट्विस्ट की बात आपको सब बता दूं कि जो भाभी जी हैं उनका नाम है मधु धामा, वो आज का नाम है, लेकिन यदि पुराने नाम की बात करें तो उनका नाम है फरहाना ताज। तो मैं कहूँगा कि जितने भी हिंदूवादी हैं उनके ये प्रेरणादायक भी हैं कि केवल कथित तौर पर नहीं है ये हिंदूवादी, मन से हैं और इन्होंने सनातन के लिए बहुत काम किए हैं। उसके बाद में आज मधु जी इनके साथ हैं और बहुत सारा इनका काम बंटवा रही हैं, बहुत सारी किताबें भी लिख रही हैं। और एक घटना में जब भाई साहब से बात हुई तो पता चला कि हमारे जो दादा गुरु हैं श्री स्वर्गीय BL शर्मा प्रेम जी, जो सादरा से MP रहे थे। तो भाई साहब ने बस बातों बातों में बताया कि MF हुसैन का किस्सा याद आ गया कि MF हुसैन जब थे, भाई साहब के बारे में बता दूं, ये शिवसेना में थे उस टाइम पे, बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, तो ऐसा ही है ना? तो हाँ देखिए, MF हुसैन जी ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसपे एक भारत माता को लेके, हाँ, तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी जी, करी थी एक तरह से। तो हैदराबाद में उनसे एक झगड़ा हमारा एक हुआ था उनसे। झगड़ा के आपने थप्पड़ जड़ दिया था उसे, तो उसमें हाँ खत्म हो गया नहीं, आप जो तो। भी कुछ हुआ देखिए, हाँ
एक माँ तो माँ है ना, हाँ हाँ सही बात भारत माँ तो फिर सबसे बड़ी बिल्कुल माँ, सही बात जन्म देने वाली भी माता होती है, दूध पिलाने जी वाली गौ आदि भी मतलब हमारी माता देवी होती के है। ऊपर तो उसने टिप्पणी की लेकिन है ना। हाँ भारत माँ तो वो देवी से भी बड़ी होती है। अगर हम हाँ दुर्गा देवी कहें, काली देवी कहें, अपनी खुद की माता को कहें, तो उन सबसे ऊंचा राष्ट्र माता का स्थान है, जी क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी में मिल जाना है, उसी में खाते पीते हगते तो मूतते। उस टाइम पे तेलंगाना में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो इन्होंने जब हेल्प के लिए बहुत सारे लोगों को देखा तो अब BL शर्मा प्रेम जी ने मेरी सहायता हाँ की, वो बीएल शर्मा हैदराबाद प्रेम भी जी गए। ने और शिवसेना के जो हेड थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने तो इन्हें एक त्रिशूल दे दिया, एक चादर उड़ाई और शाबाशी दे दी, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं था। फिर बीएल शर्मा प्रेम जी ने इनका मुकदमा हैदराबाद वहां जाके तेलंगाना जाके लड़ा, इन्हें साथ ले गए और मुकदमे से बरी करा के लाए। ये बड़ी बात है। आज मैं दोबारा से बस मेरे रोंगटे खड़े रहे हो रहे हैं कि गुरु जी का को सोचते हैं। उनके बिल्कुल लास्ट पीरियड में गुरु जी से मेरी मुलाकात रही है। जो मेरे गुरु हैं यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उन्हीं के गुरु थे वो वो। अखंड भारत है, कुछ एक अखबार भी अखंड उस समय हाँ हाँ निकालते थे। वो तो अभय भारत। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अखबार में छाप दें पूरा घटना। मैं हाँ। बोला रहने दो सर, अभी जीवन जीना है, अब उसको वो क्या। बहुत दिलेर थे खैर, वो तो दिलेरी की पराकाष्ठा थी। जी। हाँ उनसे तो फिर ऊपर कोई हिंदूवादी शायद भारत में हो पाए। मैं तो ऐसा मानता नहीं हूँ कि उनसे ऊपर कोई जाएगा। और बहुत अच्छा रहा आपके हाँ, साथ देखिए बातचीत मैं करके। एक घटना और बता देता हूँ। जी। भोपाल की एक घटना थी कि एक मदरसे में लड़कियों के साथ कुछ गलत होता था। तो उस गलत होने में एक लड़की ने अपने घर वालों को जाके बता दिया। हम्म जब छुट्टी के समय में गई, तो घर वालों ने यकीन नहीं किया, उसको दोबारा मदरसे में भेज दिया। जब जो मौलवी थे उनको पता चला, तो कि अपने घर वालों को बताई, तो उसने उसके साथ और ज़्यादा अत्याचार किया। रिजल्ट ये हुआ कि उस लड़की की डेथ हो गई। हम्म जी अ, लेकिन जब डेथ हो गई, तो एक दूसरी और लड़की थी, जिसने जिसके साथ भी उसी तरह बहुत गलत हुआ, और घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो वो एक हिंदूवादी संत के पास भी गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। बाद में जो लड़की मरी थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसने एक मुकदमा लड़ा, और मुकदमे में एज ए गार्जियन या आर्थिक मदद जो है उस लड़की की तो जब मुकदमा किया, तो उनकी कम्युनिटी के लोग भी उसके खिलाफ हो गए और उसको घर से भी निकाल दिया ओहो कि आप एक मौलवी को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा तो हिंदू अखाड़ों में भी हो जाता है, ये हो जाता है। खैर, चरित्र तो रावण का भी अच्छा नहीं था, उसने भी सीता का संत बन के अपहरण किया। जी तो वो अलग बात है कि हाँ अच्छे बुरे हर समुदाय में होते हैं। लेकिन ये कि उस साहसी बालक की कहानी थी कि जिसने अपनी सहेली को दिलाने के लिए अदालत में चली गई, हाँ तो मैंने उनको साथ दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 12 साल लगे उसको मुकदमे जीतने में। 12 साल में वो लड़की जीत गई केस। उसने केस जीतने पे, और उस लड़की को हमने उसी दौरान अपने केस के दौरान ही देहरादून में एक आर्य समाज के संस्थान में उसको दाखिला दिला दिया था। तो बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। गजब। तो हाँ, उस लड़की ने अपनी कहानी लिखी, उसके साथ जो हुआ। अच्छा एक स्टोरी लिखी उसने, छोटी सी 4 पन्नों की स्टोरी उन्होंने मुझे लिख के दी। उस 4 पन्नों की स्टोरी का नाम उन्होंने घर चलो ना पापा लिखा। एक्चुअली अदालत का ही एक ये था कि जब अदालत में उसके फैसला हुआ, तो जज ने बोला उस लड़के को कि तुम कहीं भी जा सकती हो, स्वतंत्र हो, अब तुम बालिग हो चुकी हो। हाँ तो घर वाले ले जाने को तैयार नहीं थे, और सरकार कोर्ट ने उसको कहा कि आप जो सरकारी संस्थान होते, आश्रय, हाँ आप उसमें चले जाइए। तो उन्होंने वहाँ भी नहीं गए। तो चूंकि उसके मुकदमे में मैंने तो उन्होंने मदद की थी, हाथ का पकड़ तो पकड़ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला था उस समय कि घर चलो पापा। हाँ यानी कि उन्होंने, तो मैं असमंजस में पड़ा कि मेरे खुद को भी बच्चे हैं, और एक बच्ची और हो जाएगी। हाँ, तो फिर बाय चांस 2 साल हो गए उस लड़के की शादी को भी। उसके घर अच्छा सर परिवार जो है हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अब आज की तारीख में उसका नाम प्रज्ञा आर्य है।
हाँ, तो अच्छी विद्वान लड़की है, तो लेकिन उसने जो जीवन बिताया बहुत कष्टपूर्ण रहा। उसकी कहानी पे हमने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था घर चलो ना पापा। घर चलो ना पापा। बिल्कुल, ये तो राइटरों की ये तो पहचान होती है, एक ही बात से जो है पूरा आर्टिकल और पूरी और फ़िल्म तैयार हो जाती वो है। 2-3 टीवी चैनलों पे वो फ़िल्म आने वाली थी। हाँ, एक डेट फिक्स हुई, चैनलों पे प्रसारित हुई, तो एक चैनल वाले ने मुझे 9 से लेके 9 बजे प्रसारण होना था फ़िल्म का, तो 8:46 पे मुझे फ़ोन किया कि आपकी फ़िल्म रोक दी गई है, उसमें किसी समुदाय विशेष के खिलाफ ऐसा कुछ दिया गया। तो उस चैनल पे फ़िल्म नहीं चली वो। हाँ, फिर एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया और वो मेरे से खरीद ली फ़िल्म। तो अच्छा। हालाँकि उसमें बिज़नेस या वो नहीं था एंगल, हाँ, उसमें यही था कि एक सच्चाई दिखाना। कि लड़की ने कहा कि मेरा हृदय क्यों बदला, हाँ, तो उन्होंने उसकी कहानी खुद बयान की, हमने उसको फ़िल्मांकन कर दिया। तो वो मेरी पहली फ़िल्म थी एक सत्य घटना पर आधारित, जी, घर चलो ना पापा। जी, जी। चलो भगवान करे आप आगे भी ऐसे ही लिखते रहें जी। और बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनते रहें, क्योंकि अब तो कई फ़िल्म बन चुकी हैं आपकी स्टोरियों पे, और आगे फिर बैठेंगे आपके साथ अरे में। ठीक है, धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत फिर आभार मिलते और हैं अगली धन्यवाद। वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।